आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो था डेरिवेटिव्स, उसमें हमने डेरिवेटिव्स की मीनिंग समझ ली थी, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या डेरिवेटिव मार्केट्स को समझ लिया था, उसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं उसको हम समझ लिया था। अब हम करेंगे डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसमें कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनसे किसको क्या बेनिफिट होता है, कौन कौन उसकी पार्टी होती है और कैसे ये ट्रांजेक्शन काम करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, दे आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। कॉन्ट्रैक्ट सच एज, तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डेरिवेटिव के? तो पहला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शन होता है और स्वैप्स होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन और स्वैप्स को समझेंगे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? A forward contract is a private agreement between two parties giving the buyer an obligation to purchase an asset and the seller an obligation to sell an asset at a set price at a future point in time. अगर फ्यूचर डेट पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, फ्यूचर की डेट पे परचेज या सेल का ऑब्लिगेशन ले लेते हैं। अगर हमारे पास वो कमोडिटी आने वाली है तो हम उसको क्या कर देंगे, सेल का ऑब्लिगेशन ले लेंगे। हमारे पास वो कमोडिटी आना हमको देनी है तो हम क्या करेंगे, उस टाइम परचेज का एग्रीमेंट कर लेंगे। अब वो हमने क्रॉप्स का जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमने क्या लिया, किसान के पास क्या है, कमोडिटी आने वाली है, फसल उसकी खड़ी है तैयार, थोड़ा सा उसको और पकना है, फिर उसकी कटाई छटाई में, साफ होने में, पैकिंग होने में और मार्केट में जाने में इतना टाइम है, 3 महीने का। तो वो क्या करेगा, 1 महीने का टाइम है ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन उसको क्या है, उसके माइंड में ऐसा चल रहा है कि प्राइस डिक्लाइन हो सकती है, तो वो क्या करेगा, उसके पास एसेट्स आने वाली है, कमोडिटी आने वाली है, तो कमोडिटी आने वाली है उसके पास, तो वो क्या करेगा, फ्यूचर की डेट पे उसको सेल का ऑब्लिगेशन ले लेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी और पार्टीज के साथ कर लेगा कि मेरे को ये सेल करनी है, क्योंकि उसके पास तो कमोडिटी आने वाली है, तो उसके पास आने वाली है तो उसको सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब समझ लो गेहूं का भाव चल रहा है 3000 रुपये बोरी चल रहा है, एक बोरी का भाव 3000 रुपये का चल रहा है, तो उसको 10 बोरी होने वाली है, तो 10 बोरी का क्या करेगा, फ्यूचर में, फ्यूचर की डेट पे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा 1 महीने बाद कि हमारा 30 रुपये की 3000 रुपये की भाव है, तो मैं 3000 रुपये का आज ही ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ। अब उसको 3000 रुपये पे उसके 10 बोरी होगी तो उसके 30,000 रुपये उसके सेव हो गए, उसको थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। अब एक आटे की जो फ्लोर मिल्स होती है ना, जैसे आईटीसी कंपनी है, आटा वगैरह बनाती है, बेचती है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि गेहूं की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, फार्मर को तो क्या चिंता थी कि डाउन होने वाली है, तो उसने बेच दिया 10-30 रुपये पे। अब उसको डाउन होने का था डर, तो उसने डाउन साइड से सेफ्टी कर ली, हेजिंग कर ली। लेकिन जो आटे की जो मिल है, फ्लोर मिल्स जो है, उसको क्या है, उसको तो मार्केट में सेल करना है, उसको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस गेहूं की बहुत ज़्यादा हाई चल जाएगी। किसान को क्या रहता है, फार्मर को रहता है नीचे चली जाएगी। अब उसको क्या था डर, फ्लोर मिल्स वाले को, आईटीसी कंपनी वाले को, कि ये क्या होगा, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो जाएगी। तो वो क्या करता है, फ्यूचर में फिक्स रेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है फ्यूचर की डेट पे, और वो क्या ऑब्लिगेशन लेगा, वो परचेज का ऑब्लिगेशन ले लेगा। अब वो तो परचेज कर लेगा गेहूं को, तो फ्यूचर में बढ़े या घटे तो उसको भी उसने सेफ साइड कर दिया। तो इस दोनों कॉन्ट्रैक्ट से क्या, दोनों सेफ साइड हो गए, दोनों पार्टी सेफ हो गई। अब वो गेहूं को ले लेगा 3000 रुपये बोरी, ले जाके उसको ना उसका आटा बना देगा, और उस आटे को पैक करके आईटीसी वाला, आशीर्वाद नाम से आटा आता है, वो आईटीसी कंपनी का होता है, तो आशीर्वाद आटे के रूप में बेच देगी। तो वो क्या है, उस क्वालिटी का गेहूं था, उसने उसको क्वालिटी को उसके पास, फार्मर के पास था, उसने उसके ऊपर फ्यूचर का ट्रांजेक्शन कर लिया, आईटीसी ने उसको खरीद लिया। अब दोनों पार्टी सेफ हो गई ना, तो ऐसे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जाता है, दोनों के फायदा हो गया, दोनों ने सेफ साइड पकड़ ली, दोनों पे रिस्क था वो खत्म हो गया, प्राइस अप एंड डाउन जाने का। तो मार्केट में कंपटीशन में भी है कि फ्यूचर में मार्केट में गुड्स वगैरह वो इजीली प्रोवाइड करवा पाएगा, क्योंकि उसने उसका रेट वगैरह के बारे में उसको फिक्स है कि उसने फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट रीड करते हैं, हाउ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, पार्टिसिपेंट्स, हेजर एंड स्पेकुलेटर। अब इसमें भी स्पेकुलेटर रहते हैं, उनको भी काफ़ी देने क्या होता है, जैसे अभी तो मैंने आईटीसी का एग्जांपल दिया कि उसने खरीदा और उसने उसको बाद में आटा बनाया,
लेकिन किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं फ्यूचर में तो गेहूं की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, तो अपन क्या करेंगे, उस फार्मर से फिक्स रेट पर खरीद लेंगे और जो बीच का मार्जिन होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके लिए हमको बिल्कुल एक मार्जिन रखना होगा और प्रीमियम की राशि देनी होगी छोटी सी, तो इसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो स्पेकुलेटर्स भी आ जाते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। The hedger do not usually seek a profit, but rather seek to stabilize the revenue or cost of their business operations. तो फार्मर को पैसा नहीं कमाना है इससे प्राइस अप एंड डाउन से, उसको तो उसकी तो कॉस्ट आ गई जो क्रॉप्स वगैरह खड़ी करने की, उसको प्राइस पे बेचेंगे तो टेंशन है कि इस प्राइस पे बिकेगी नहीं बिकेगी, तो वो क्या करेगा, वो तो प्रॉफिट नहीं करेगा, वो अपने रेवेन्यू या कॉस्ट को सिक्योर करेगा। Their gain or losses are usually offset to some degree by a corresponding loss or gain in the market for the underlying assets. तो underlying assets के और जो स्पेकुलेटर होते हैं उनके क्या होगा, प्राइस ऊपर नीचे जाएगी उससे वो प्रॉफिट कमा लेंगे। अब ये तो जिसका प्रेडिक्शन सही जाएगा वो प्रॉफिट में रहेगा। फिर हेजर्स वगैरह जो होते हैं वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं जाते हैं, वो तो अपनी रेवेन्यू को सेव करने के लिए जाते हैं, जबकि जो स्पेकुलेटर्स वगैरह होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के, कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में इंक्लूड होते हैं। Speculator are usually not interested in taking possession of the underlying asset. अब उसको स्पेकुलेटर्स को तो गेम से कोई मतलब नहीं है, उसको तो गेम की प्राइस की, उसके पास तो न्यूज़ है कि गेम की प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होगा बढ़ेगी तो उनका पैसा कमाना होगा। तो वो क्या होता है, उनका तो जो मेन मोटिव होता है या ऑब्जेक्ट होता है उनका ये होता है कम पैसे में थोड़ा सा प्रीमियम की राशि दे के फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना, और इसलिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। They essentially place bets on which way price will go. Forward contracts tend to attract more hedgers than speculators. तो ये क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो ज़्यादा करके होता है रिस्की होते हैं। अगर कमोडिटी नहीं आ रही है तो उसका उसके छोटा सा प्रीमियम के अलावा खूब सारी अमाउंट क्या जा सकती है, रिस्क में जा सकती है, प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है, कमोडिटी मार्केट में एकदम से प्राइस डिक्लाइन हो जाती है। जैसा आपने सुना ना कितनी बार चने की दाल 200 रुपये किलो चली गई, 40 रुपये किलो रहती है और एक साल के अंदर उसकी प्राइस 200 रुपये चली गई, तो सोचो 160 रुपये रिस्क कौन ना होगा। तो जो हेजर्स होते हैं उनके लिए तो सही रहता है कि किसान की फसल खेत में खड़ी है, उसको तो रिस्क है या उसको किसी को गुड्स चाहिए तो वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो तो ठीक है। तो स्पेकुलेटर्स के क्या होता है, स्पेकुलेटर्स के लिए बहुत बड़ी रिस्क होती है। इतना प्राइस और मूवमेंट हो जाए, गोल्ड का कभी कभी क्या होता है, अभी 35 था, कोरोना पैंडेमिक आने के बाद 6 महीने के अंदर गोल्ड का प्राइस 70,000 चला गया। अब उसमें किसी के ना 3 महीने का फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजेक्शन किया हुआ तो वो तो जो स्पेकुलेटर्स वगैरह उनको कितना लॉस हुआ होगा अगर किसी ने गलत प्रेडिक्ट कर लिया होगा। 35,000 से जस्ट डबल प्राइस हो गई है। तो ऐसे भी कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इससे ना रिस्क बड़ा रहता है इसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर किसी के पास किसी को नीड है वो अपने सिक्योर करना चाहता है उसके लिए हेजर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन स्पेकुलेटर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें जो इसके पास स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती है वो स्पेकुलेटर्स इसके अंदर पार्टी बनते हैं, बाकी जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर ऑप्शन में डेरिवेटिव में कम ट्रांजेक्शन करने चाहिए क्योंकि बहुत रिस्की होते हैं। अच्छी न्यूज़ होती है, श्योर न्यूज़ होती है तो ही छोटे इन्वेस्टर को जाना चाहिए, नहीं तो क्या प्रीमियम के अलावा अपना जो मार्जिन मनी है वो अपनी पूरी एसेट्स या कैपिटल को लूज कर सकते हैं। इसलिए ये बड़े रिस्की कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लगते जरूर है कि थोड़ा सा पैसा लगाएंगे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन हमारी जो इनपुट अगर हमारी न्यूज़ गलत है तो हम बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं, हमारी कैपिटल पूरी खत्म हो सकती है, इसलिए बड़े रिस्की होते हैं। वाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल फॉर सर्वल की सेक्टर of a national economy because it is simply an agreement to buy an asset on a specific date for a specified price. It is simplest form of derivatives which is a contract with a value that depends on the spot price of underlying assets. The assets often traded in forward contracts include commodities like grain, precious metal, electricity, oil, beef, orange juice and natural gas, but foreign currency and financial instruments are also part of today's forward markets. तो इसके अंदर क्या होता है, कमोडिटी बता रहे हैं कि गोल्ड मेटल्स में सिल्वर, तांबा, जीन्स सबके अंदर होता है, मेटल पीसीएस मेटल के अंदर का ये सब चीज़ें आ जाती है। ऑयल प्राइस के भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, और जो ये धान होते हैं, गेहूँ, चावल, इन सब के जो दालें हैं इनके सबके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाते हैं। और ओवर द काउंटर OTC पे ट्रांजेक्शन होते हैं, जो ट्रांजेक्शन जो होते हैं पूरे रेगुलराइज होते हैं।
इनके भी मार्केट बने हुए, शेयर मार्केट की तरह कमोडिटी मार्केट बने हुए थे। यहाँ पे भी क्या होता है, मार्जिन मनी, ब्रोकर्स वगैरह हम उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, डीमेट फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कमोडिटी मार्केट में भी आ चुकी है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल हमने ये ले लिया था, ये वही एग्जाम्पल है। 500 बोरी गेहूँ की है, उसके अंदर यही है कि प्राइस को पहले ही लॉक कर लेगा और उसके बाद क्या होगा, जिसको अपॉर्चुनिटी होगी वो खरीदेगा। तो इसमें यही है कि है ना, इसके प्राइस का क्या होगा, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। वैल्यूइंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली चेंजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स चेंजेस। तो उसकी चेंजेस में लगातार चलता रहता है। अब इसमें तो क्या होता है कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब जिसको इसमें यही है कि भाई जो प्राइस होगा, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो तो क्या होता है, ये डीमेट फॉर्म में होता है, ये सारा डिलीवरी लेना नहीं लेना, ये तो स्पेकुलेटर तो डिलीवरी लेने में विश्वास नहीं करते हैं। वो तो क्या करते हैं कि हमारे तो ट्रांजेक्शन किया, हमने प्रीमियम दिया, इसके बेसिस पे हमको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, अगर हमारे को नुकसान होता है तो उससे नुकसान का मार्जिन मनी में से कट जाता है पैसा। और जो हेजिंग के लिए करते हैं उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके पास वो कमोडिटी आती है, उनको बेचने से कोई नुकसान होता नहीं है। तो यही है जो वैल्यूइंग होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो तो क्या करते हैं कि जो नेट होता है, लॉस या प्रॉफिट, उसको ले लेते हैं, उनको डिलीवरी से लेना देना नहीं होता है। और हेजिंग के अंदर होते हैं वो उसको डिलीवरी ले दे देते हैं और वो भी एक तरीके से सिक्योर हो जाते हैं। तो ये भी इनके भी कमोडिटी मार्केट है, वहाँ पे ऐसे ये काम करते हैं। अब होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीनिंग लगेगा तो हमको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे लगेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द बायर एन ऑब्लिगेशन टू परचेज एन एसेट and seller an obligation to sell an asset at a set price at a future point in time। तो अब देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी यही था, फ्यूचर में भी यही था। तो इसके अंदर फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये होता है शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन ज़्यादा करता है, ये ज़्यादा शेयर मार्केट में होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जैसे हमने SBI का शेयर ले लिया और हमको ऐसा लग रहा है कि आज 200 रुपये का है और फ्यूचर में 250 जा सकता है, हमने फ्यूचर की प्राइस पे ले लिया और हमारा मार्जिन देखो थोड़ा सा रखा हुआ है 10,000। अब जैसे फ्यूचर की प्राइस है ना बढ़ने लगी तो क्या घटने लगी, सॉरी, तो हमने तो ज़्यादा पे कर रखा है, तो हमारा क्या नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे प्राइस तो क्या मार्जिन कम होता रहता है, तो हमारा मार्जिन 10,000 रुपये पूरे लूज हो जाता है। अगर प्राइस नेगेटिव ज़्यादा चल जाती है तो क्या मार्जिन खत्म हो जाता है। इसमें तो क्या डे टू डे मार्जिन पे चलता है। जैसे जैसे प्राइस कम होता है आपको ब्रोकर कह देता है कि देखो भाई आपका तो जो प्रिडिक्शन था वो गलत जा रहा है, अब आपके नुकसान हो रहा है, तो आप इसमें पैसा डालते रहो, पैसा डालते रहो, पैसा डालते रहो, जब तक कि 10,000 रुपये नुकसान नहीं होगा। तो वो तो अपना मार्जिन लेके चलेगा 40% वगैरह। अगर हमारा प्रिडिक्शन का गलत जा रहा है तो मार्जिन में से पैसा काट डालेगा। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि बहुत उसमें डे टू डे मार्जिन का कोई रोल नहीं होता, उसमें तो फ्यूचर पे फुलफिल करना होता है। तो फ्यूचर पे अगर ट्रांजेक्शन गलत चला गया उसमें मार्जिन वगैरह की रिक्वायरमेंट तो रहती है, लेकिन वो डे टू डे बेसिस पे नहीं चलता है। लेकिन फ्यूचर डे टू डे बेसिस पे चलता है। जैसे हमारा प्रिडिक्शन गलत होता है तो वो डे टू डे मार्जिन खत्म होता है, तो उसके अगर सही नहीं जाता, अंडरलाइंग एसेट नीचे जाती रहती है, तो फ्यूचर में क्या होता है, नुकसान होने लग जाता है। फ्यूचर की प्राइस भी चेंज होने लग जाती है, उसको नुकसान होने लग जाता है, तो उसको कट कर देता है। अगर वो उसको सेल वेल कर देता है उसको फ्यूचर को करंट प्राइस पे ब्रोकर। तो इसमें तो क्या डे टू डे चलता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, डे टू डे मार्जिन के बेसिस पे नहीं चलता, वो तो फ्यूचर में ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाउ डू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क? द एसेट्स ऑफ्टन ट्रेडेड इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड commodities, stocks and bonds, grains, precious metals, electricity, oil, beef, orange juice and natural gas are traditional examples of commodities, but foreign currency, emission credits, bandwidth and certain financial instruments are also part of today's commodity market। तो ये commodity market और stock market में ज़्यादा करते फ्यूचर का काम जो होता है वो शेयर मार्केट में होता है। कमोडिटी मार्केट में भी फ्यूचर होते हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट में ज़्यादातर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो अभी चलन में और फ्यूचर वगैरह जो होते हैं वो शेयर्स के अंदर ही ज़्यादा डील करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर और इसके बारे में हम डिफरेंस भी समझेंगे। लेकिन ये भी ऐसे ही है कि हेजिंग के लिए भी काम आते हैं, स्पेकुलेशन के भी काम आ सकते हैं, रेवेन्यू को सिक्योर करना तो फ्यूचर के ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फ्यूचर के अंदर बस ये होगा कि डे टू डे वो देखेगा नुकसान हुआ या फायदा होगा, उसके हिसाब से वो मार्जिन कॉल करता रहेगा। बेनिफिट होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, मार्जिन है जो सिक्योर ठीक है। अगर जब नुकसान की तरफ चलने लग जाता है तो वो उसको कहता है कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है, आप मार्जिन और जमा कराओ। ये अलग तरीके से काम करता है। तो ये लगभग फ्यूचर के एग्जाम्पल भी वैसे ही है कि गेहूँ का वाला गोली का एग्जाम्पल ये, लेकिन हम इसको डिफरेंस को हम समझ लेते हैं तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा।
कि क्या है ना डिफरेंस है फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये आप रीड कर लेना एग्जाम्पल वगैरह जो मैंने कहा कैसे काम करता है, लगभग एग्जाम्पल सेम ही है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है वो हम रीड कर लेते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेंशन्ड बिलो। An agreement between parties to buy and sell underlying assets at a certain price on a future date is a forward contract. A future contract is a binding contract whereby the parties agree to buy and sell the assets at a fixed price and a future specified date. The terms of forward contract are negotiated between buyers and sellers and is customizable. Or conversely, a future contract is a standardized one where the conditions relating to quantity, date and delivery are standardized. Forward contracts are traded over the counter. ये over the counter पे होते हैं, that is there are no secondary market for such contracts. On other hand, future contracts is traded on an organized security exchange. तो ये security exchange होते हैं, बस ये main जो difference है ये over the counter होते हैं और ये future के contract होते हैं, वो क्या होते हैं secondary एक तरह से stock market में security exchange में trade होते हैं। When it comes to settlement, forward contract settle on a maturity date. ये मैंने कहा कि maturity date पे जैसे हमने 1 महीने का ट्रांजेक्शन कर लिया तो 1 महीने बाद maturity date पे होते हैं। As compared to future contract, which is marked to market on daily basis, that is profit or loss are settled daily. तो हमारा मार्जिन डेली कम होता रहता है। मैंने फ्यूचर और फॉरवर्ड में ये अंतर बताया, देखो ये मेन है 2 लाइन, ये ओवर द काउंटर पे होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, और जो फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मैच्योरिटी डेट पे जो उसको प्रॉफिट या लॉस होता है वो पता ना उसको सेटल करते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, शेयर मार्केट में डेली मार्जिन में से अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो डेली मार्जिन में से हमारा कट होता रहेगा। अगर हमको उसको जारी रखना है ट्रांजेक्शन को तो हमारे को क्या होगा, और हम लोगों को मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। ब्रोकर का फ़ोन आ जाएगा कि मार्जिन ऐड करो, नेट या RTGS कराओ, आपके डीमेट अकाउंट में मार्जिन को बढ़ाओ, नहीं तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो ये डे टू डे बेसिस पे चलता है फ्यूचर का। इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है कि पूरा 1 महीने बाद होता है, 3 महीने का जो भी होता है पीरियड, उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो उसमें तो क्या होता है, उसमें तो 3 महीने में तो बहुत प्राइस चेंज हो जाती है, वो ट्रैप हो जाता है। तो क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा रिस्की होते हैं, जबकि फ्यूचर में तो क्या होता है कि मार्जिन सही जाते हैं। इसके अंदर तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो हमको बहुत ज़्यादा हमारी कैपिटल घर से भी ला के लगानी पड़ सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ना, 40 रुपये किलो दाल 200 रुपये किलो हो जाती है, तो उसमें देखो ना कितना 160 रुपये जब हमारे पोस्ट बाइंग प्राइस ही 40 है और उसकी डबल 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक कमोडिटी की प्राइस चले जाए। या हमने गोल्ड का एग्जाम्पल लिया था कि 1-2 महीने बाद का ट्रांजेक्शन कर लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, तो 35,000 जो 10 ग्राम का प्राइस था वो 70,000 चला गया, तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं है। फ्यूचर के अंदर क्या, जैसे हमारा दाल का प्राइस ज़्यादा जा रहा है और हमारी मार्जिन मनी कम हो रही है, तो वो क्या करेगा, हमारे ट्रांजेक्शन को कट कर देगा, क्योंकि ये डे टू डे मार्जिन पे होता है। अगर हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको मार्जिन और ऐड करना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या होता है, कंपेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कम रिस्क होता है। 5th पॉइंट है, देयर इज अ हाई काउंटर पार्टी रिस्क इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज कंपेयर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें मैंने ये कहा था कि इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, यही वो पॉइंट है। 6th पॉइंट है, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देयर आर हाई चांसेस of default by a party as the agreement is private in nature, unlike a future contract where clearing house are involved that guarantees the transaction, so the possibilities of default is almost nil. इसमें तो क्या मार्जिन से चलता है सिक्योरिटी एक्सचेंज में, तो ब्रोकर क्या होता है, जैसे मार्जिन कम होता है, लॉस होता है, तो मार्जिन से कट कर लेता है, ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करता है। तो क्या होता है, मार्जिन के लिए कॉल कर लेता है। और लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, 2 पार्टी होती है और जो ट्रांजेक्शन जो होता है वो क्या बहुत डेट बाद में होता है, जैसे 1 महीने या 2 महीने का आगे का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखो ना, अगर गोल्ड की प्राइस 35 से 70 चले गया, अब जिसका गलत प्रेडिक्शन हुआ उसका तो क्या हो सकता है, वो दिवाली हो जाए, इंस्टॉलमेंट हो जाए, डिफॉल्टर हो जाए, ऐसे केस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन होती है कमोडिटी मार्केट में, तो इसलिए रिस्की होते हैं। If we talk about the size of the contract in a forward contract, it depends on the terms of the contract, whereas the size is fixed in the case of future contract. फ्यूचर में तो फिक्स रहते हैं, 100 का लॉट है ये, और उसमें तो क्या होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे जितनी फसल है, जितनी उसको क्रॉप खड़ी है, या जितनी गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, या जितना कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। लेकिन इसमें लॉट फिक्स होता है कि 100 का लॉट है, 100 शेयर का लेना है लॉट, कम से कम 10 शेयर का लॉट है, शेयर की प्राइस के हिसाब से लॉट होता है, नंबर ऑफ शेयर होते हैं लॉट में। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज या साइज फिक्स रहती है, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अपन
अपने जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। अगर हमारे पास इतना गेहूँ आने वाला है फसल से तो उतने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में फिक्स है 100 शेयर का लॉट, 100 kg का लॉट कमोडिटी में। गोल्ड में ले लो तो 1 ग्राम का लॉट, 2 ग्राम का लॉट, ऐसे लॉट फिक्स रहते हैं कि कितने लॉट लेंगे हमको। 8 the maturity of the contract is as per the contractual terms in the forward contract, while the same is predetermined in the future contract. 9 in the forward contracts there is no requirement of collateral, but in future contracts initial margin is required. इसमें मैंने बताया दिया था कि डे टू डे मार्जिन पे होता है, नहीं तो मार्जिन कॉल हो जाता है। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो मार्जिन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। प्रीमियम दिया, ट्रांजेक्शन किया ओवर द काउंटर पे, अब उसको फ्यूचर डेट पे इसको पूरा करना है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्यूचर डेट पे नहीं है, उसमें डे टू डे मार्जिन की जो होते हैं ना रिक्वायरमेंट उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट को नहीं होगा पूरा करेंगे तो कट हो जाएगा ट्रांजेक्शन, और हमको जो लॉस होगा वो हमसे ब्रोकर ले लेगा। हमारी कैपिटल खत्म हो सकती है, हमारा मार्जिन मनी खत्म होगा, आगे हम उसको नहीं रख पा रहे तो वो हम बाहर हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक डेट 3 महीने बाद होती है, 3 महीने बाद ही एग्जीक्यूट होता है। Forward contracts are settled regulated, unlike future contracts which are regulated by the security exchange. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। ओवर द काउंटर होते हैं, 2 पार्टी होती है, वो आपस में ट्रांजेक्शन करती है जो मिलती है, उसमें एक डिफॉल्टर भी हो सकता है, तो ये रिस्की होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होते हैं वो शेयर मार्केट के थ्रू होते हैं, तो वो ज़्यादा रेगुलेटेड होते हैं। कंक्लूजन क्या है, एज पर द अबाउट डिस्कशन इट कैन बी सेड दैट देयर आर several dissimilarities between these two contracts. The credit risk in the forward contract is relatively higher than in a future contract. Forward contracts can be used for both hedging and speculation, but as the contract is tailor-made, it is the best for hedging. Conversely, future contracts are appropriate for speculation. क्योंकि फ्यूचर में स्पेकुलेशन करते भी है ना तो हम ज़्यादा नुकसान में नहीं जाते। हमारे पास ऐसा है कि ना हमने कर लिया तो हमारी मार्जिन में नहीं जाएगी ज़्यादा फ्यूचर में, तो क्योंकि डे टू डे में मार्जिन फिक्स होता है, ब्रोकर कॉल कर देता है। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्राइस कहीं भी जा सकती है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और फ्यूचर पे बहुत बड़ी लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है। जैसे अगर 40 रुपये किलो दाल है और उसके हमने उसका 39 रुपये का भी ट्रांजेक्शन कर दिया फ्यूचर में, और उसके बाद क्या हम इसको खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे, हम बेचेगा तो हमको खरीद लेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, आगे अगर स्पेकुलेशन के लिए कराया और उसके बाद में प्राइस 20 रुपीज़ ही चली जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। या फिर हमने उसको सेल का कर दिया कि फ्यूचर में हम आपको सेल करेंगे 40 रुपये किलो, अभी स्पॉट प्राइस चल रही है तो हम आपको 42 रुपये पे फ्यूचर में सेल करेंगे। और अगर चने की दाल का 200 रुपये चल जाए तो ब्रोकर कहाँ से ला के दे, स्पेकुलेटर जो होता है वो कहाँ से ला के दे, तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, सिर्फ हेजिंग के लिए लेना चाहता है। अगर हमारे पास कमोडिटी आ रही है, चने की दाल हमारे पास आ रही है, हमारी फसल खड़ी है, हमारे पास आ रही है उसकी कमोडिटी, तो हम उसको फ्यूचर पे सेल कर देंगे। तो ये तो हमारे हेजिंग के लिए तो फॉरवर्ड ठीक है कि ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे नहीं जा रही है, वो अपना प्रॉफिट फिक्स कर रहा है। लेकिन फ्यूचर के अंदर तो या जैसे है ना, स्पेकुलेशन के लिए कर रहे हैं और प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाए कमोडिटी में, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगी। डिफॉल्ट भी हो सकता है, जो स्पेकुलेटर होता है वो डिफॉल्टर भी हो सकता है, वो अपने को उसके मार्जिन के अलावा मार्जिन फ्यूचर में तो मार्जिन में नहीं जाती है, लेकिन इसमें उसको घर से बहुत ज़्यादा पैसा ला के आपको पैसा चुकाना होता है, नहीं तो आप डिफॉल्टर भी हो सकते हो। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड अलग अलग है, होता दोनों में फ्यूचर की डेट पर ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होते हैं फ्यूचर, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होते हैं, 2 पार्टीज के बीच में होते हैं, बीच में कट नहीं होते हैं, मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लेकिन फ्यूचर में मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है और डे टू डे बेस पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। जो हमने इस वीडियो के अंदर डेरिवेटिव मार्केट के 2 इंस्ट्रूमेंट समझ लिए, फॉरवर्ड और फ्यूचर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डेरिवेटिव मार्केट है उसके दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को देंगे, ऑप्शन और फ्यूचर को। इस वीडियो में इतने ही, थैंक यू।